वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स थर्सडे में फिर से आपका स्वागत है दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डिविडेंड। दोस्तों डिविडेंड ये टॉपिक लेने का रीज़न ये है कि भी डिविडेंड अब तक तो इतना रिलेवेंट नहीं था क्योंकि वो शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट था। 10 लाख के ऊपर ही अगर इनकम है तो ही वो हमारे हाथ में टैक्सेबल था, इसीलिए वो इग्नोर्ड भी हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम होता नहीं था। पर 1 अप्रैल 2020 से वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होने के कारण से हमने ये टॉपिक यहाँ पर कवर किया है। दोस्तों टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों टॉपिक के साथ आगे चलते हैं। दोस्तों पहले तो डिविडेंड क्या होता है ये हम समझते हैं। डिविडेंड मेनली तो जो कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, कंपनी का प्रॉफिट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब डिविडेंड होता है। मतलब कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स ओन प्रॉफिट टू देयर शेयर होल्डर्स। फिर ये हमको कहाँ से मिलता है? तो एक तो डोमेस्टिक कंपनी से मिल सकता है, फॉरेन कंपनी से मिल सकता है या फिर म्यूचुअल फंड से मिल सकता है। तो जनरली यही 3 मेन सोर्सेस होते हैं जहां से हमको डिविडेंड मिलता है। और डिविडेंड कौन कौन से टाइप का होता है फिर दोस्तों? तो दोस्तों डिविडेंड जो होता है एक तो फाइनल डिविडेंड हो सकता है जो कि साल के एंड में एनुअल जनरल मीटिंग में जो डिक्लेयर होता है वो डिविडेंड होता है। दूसरा तो होता है इंटरिम डिविडेंड जो कि भी बीच में ड्यूरिंग द ईयर क्वार्टरली बेसिस पे होता है, 6 मंथली में होता है या उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं भी हो सकती है। तो वो साल के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसको इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। और थर्ड होता है डीम डिविडेंड जो कि हम यहाँ पर टॉपिक को टच नहीं करने वाले क्योंकि वो ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है, अलग से सेपरेट टॉपिक है। तो दोस्तों ये जो दोनों डिविडेंड हम देखने वाले हैं, एक तो फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, ये कब टैक्सेबल होता है उसको हम समझते हैं। जो फाइनल डिविडेंड होता है वो डिविडेंड एक तो जब डिक्लेयर हुआ है या फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या फिर पेड हुआ है, इसमें से जो भी इंसिडेंस पहले होता है उस इंसिडेंस पे ये टैक्सेबल होता है। तो अगर किसी ने डिक्लेयर कर दिया है डिविडेंड तो उस साल में वो टैक्स हो जाएगा, या फिर पेड हो गया है या फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो जो भी अर्लियर इंसिडेंस होगा वहां पर वो टैक्स होगा। पर अगर इंटरिम डिविडेंड है, अगर वो इंटरिम डिविडेंड है तो वो डिविडेंड जब पे आउट होता है, जब पेड होता है तभी वो टैक्सेबल होता है, क्योंकि वहां पर कंडीशन ये है कि भाई ये अनकंडीशनली अवेलेबल होना चाहिए शेयर होल्डर को। और इसका इनडायरेक्ट मीनिंग यही होता है कि भाई पेमेंट बेसिस पे जब हमको शेयर होल्डर को पे हो जाएगा तब वो टैक्सेबल होगा। मतलब फाइनल डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है या पेड होता है, इसमें से जो भी इंसिडेंस पहले होता है तब टैक्सेबल होता है। पर इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो पे आउट पे टैक्सेबल होता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि भाई ये डिविडेंड टैक्स होता है तो मतलब किस हेड में टैक्स होता है, कहां पर टैक्स होता है। तो अगर हमने जो शेयर्स अगर हमारे पास में है और हमने वो अगर बिजनेस पर्पज से मतलब ट्रेडिंग पर्पज से अगर हमने वो होल्ड किए हैं तो उसका डिविडेंड भी बिजनेस इनकम के हेड के अंदर में टैक्स होगा। और अगर वो हमने एज ए इन्वेस्टमेंट ली है, मतलब लाइक म्यूचुअल फंड जनरली इन्वेस्टमेंट के पर्पज से होती है और कोई शेयर्स भी जो होते हैं वो रेगुलर ट्रेडर नहीं होते हैं, जो ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उनका अगर डिविडेंड होता है तो वो भी अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। तो अगर जो फ्रीक्वेंट ट्रेडर हैं या जो बिजनेस एक्टिविटी बोल के जो शेयर्स का ट्रेडिंग करते हैं उसके ऊपर का डिविडेंड भी बिजनेस इनकम के अंडर में टैक्स होगा। और जो इन्वेस्टर है जिनका डिविडेंड, इन्वेस्टर को जो डिविडेंड आता है वो अदर सोर्स में टैक्स होगा। अब दोनों का ब्रेकअप और बाइफर्केशन करने का क्या रीजन है दोस्तों? तो पहले तो जो ट्रेडिंग इनकम से जो इनकम आता है वो बिजनेस इनकम से होता है। तो वो बिजनेस इनकम होने के कारण से उसमें जो डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेस है, लाइक अगर कोई कलेक्शन चार्ज होंगे, अगर वो डिविडेंड अर्न करने के लिए मैंने जो शेयर्स बाय किए हैं उसके लिए अगर कुछ इंटरेस्ट पे आउट हुआ होगा या पे किया होगा मैंने तो उसका है, फिर कोई कमीशन वगैरह कुछ लगा होगा, तो ये सारे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट डिविडेंड है, मतलब डिविडेंड, उस डिविडेंड के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो सारे एक्सपेंसेस मुझे बिजनेस इनकम में अगर वो कैटेगराइज होता है तो वो सारे एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं। और अगर मैं अदर सोर्स में अगर हूं, मैं इन्वेस्टर अगर हूं और मेरा अदर सोर्स में अगर डिविडेंड टैक्स होता है तो वहां पर मुझे सिर्फ एक एक्सपेंस अलाउड है जो कि है इंटरेस्ट। और वो भी कितना? मैक्सिमम अप टू 20% ऑफ द टोटल डिविडेंड इनकम। तो इतना ही हमको अदर सोर्स में रहते हुए इतना ही डिविडेंड हमारे, इतना ही एक्सपेंस हमको डिविडेंड के अगेंस्ट में अलाउड है। तो ये हो गया दोस्तों कि भाई ये ब्रेकअप कि भाई किस हेड के अंदर में टैक्स होगा। फिर देखते हैं दोस्तों इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होती है। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2020 तक तो कंपनी जो थी वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भरती थी और वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी ने भरने के कारण से ना ही कंपनी को कोई टीडीएस करना पड़ता था और ना ही शेयर होल्डर के हाथ
हाथ में वो डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल होता था। इसीलिए अगर वो आ भी गया किसी को डिविडेंड इनकम और वो रिटर्न में शो करना रह भी गया तो वो इतना बॉदर नहीं करता था। बट जनरली इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि भाई भले ही इनकम एग्जम्प्ट हो, वो हमेशा रिटर्न में डिस्क्लोज कर देना चाहिए। तो पहले तो 1 अप्रैल 2020 तक अगर वो छूट भी जाता था तो वो क्योंकि शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल नहीं था तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, अगर वो डिविडेंड 10 लाख के ऊपर जाता था तो उस केस में 10% का इनकम टैक्स लायबिलिटी शेयर होल्डर पे था, पर वो 10 लाख के ऊपर अगर टोटल साल का डिविडेंड जाता है तो। फिर 1 अप्रैल 2020 के बाद में जब गवर्नमेंट ने लॉ चेंज किया और वो शेयर होल्डर के हाथ में जब टैक्स किया, तो अब कोई भी डिविडेंड अगर मेरे हाथ में आएगा, शेयर होल्डर के हाथ में आएगा, तो वो डायरेक्टली शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। वो किस रेट से टैक्स होगा? तो वो जो भी टैक्स स्लैब रहेगा, अगर वो 5% के स्लैब में है तो 5% से होगा, अगर वो बिलो टैक्सेबल लिमिट है तो 0 से होगा, वो 20% में है, 30% में है, सरचार्ज मिला के वो जैसे जैसे भी स्लैब में होगा वो वहां पर टैक्स उस रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। अब जब ये रूल चेंज हुआ तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कंपनी जो पे कर रही है उनके लिए टीडीएस का प्रोविजन मैंडेटरी कर दिया कि अगर कोई भी शेयर होल्डर को 5,000 के ऊपर का डिविडेंड अगर दे रहे हैं तो उस पर 10% का वो टीडीएस करेंगे, 10% का टीडीएस करेंगे। और वो डेफिनेटली अगर टीडीएस हुआ है तो डेफिनेटली शेयर होल्डर को उसका क्रेडिट मिल ही जाएगा, 26A में उसके रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वो उसके इनकम टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर पाएगा। तो मतलब कंपनी टीडीएस डिडक्ट करेगी, शेयर होल्डर अपना टैक्स का बर्डन अपने रेगुलर टैक्स स्लैब से लेगा। अगर कोई टैक्स स्लैब में नहीं है तो वो टीडीएस जो डिडक्ट किया है वो रिटर्न फाइल करके रिफंड भी मिल सकता है। अगर कोई एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट इंडियन है, तो उस केस में टैक्स रेट जो है, जो 10% टीडीएस है वो बढ़ सकता है, वो 20% हो सकता है, 30% हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि भाई वो किस कैटेगरी का डिविडेंड है और दूसरा उसको DTAA जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है या MLI जो है उसके अंदर जो रेट स्पेसिफाई किया है उस कंट्री के साथ में इंडिया ने बहुत सारे लगभग 100 कंपनीज के साथ में DTAA साइन किया हुआ है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो उसमें जो भी रेट मेंशन होगा उस कंट्री के रिलेटेड तो वो टैक्स रेट से वो टैक्स हो जाएगा। तो मतलब एनआरआई के केस में इंपॉर्टेंट है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है और उसके ट्रीटी में कौन सा रेट दिया है। अगर नहीं दिया है रेट तो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में जो रेट है उस रेट से वो टैक्सेबल हो जाएगा, जो कि 20% है और कुछ केसेस में 30% भी है। तो ऐसे वे में ये टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा नॉन रेसिडेंट के लिए। अब लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि भाई एडवांस टैक्स। अब तक क्योंकि 1 अप्रैल 2020 तक वो टैक्सेबल ही नहीं था तो एडवांस टैक्स का क्वेश्चन ही नहीं था। पर अब क्योंकि शेयर होल्डर के हाथ में ये टैक्सेबल हो रहा है तो जब एडवांस टैक्स का लायबिलिटी कैलकुलेट होता है, जो कि 4 क्वार्टर में होता है, जून में होता है, सितंबर में होता है, दिसंबर में होता है और मार्च में होता है, तो ये चारों महीनों में जो एडवांस टैक्स कैलकुलेट होता है उस समय हमने ध्यान रखकर डिविडेंड इनकम को उसमें कंसिडर करने का ध्यान रखना है। नहीं तो अननेसेसरी रिटर्न फाइल करते समय हमको इंटरेस्ट का बर्डन आएगा। तो इसीलिए जब एडवांस टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं और उस क्वार्टर में अगर हमको डिविडेंड मिला हुआ है तो उसका हमने एडवांस टैक्स के कैलकुलेशन में कंसीडर करके एडवांस टैक्स भर देना चाहिए। अब जब डिविडेंड आता है तो डिविडेंड के लिए चारों क्वार्टर एप्लीकेबल होना जरूरी नहीं है। अगर मुझे जनवरी में अगर डिविडेंड आया है तो मुझे सिर्फ लास्ट क्वार्टर में जाके उसका टैक्स भरना है। अगर मुझे सितंबर में आया है तो मुझे सितंबर क्वार्टर, अगर 15 सितंबर के पहले आया है तो मुझे सितंबर के क्वार्टर का करना है, या फिर मुझे दिसंबर और मार्च, ये तीनों क्वार्टर के एडवांस टैक्स में हमने इस डिविडेंड को कंसिडर करके एडवांस टैक्स का लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।